Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार, 5 सितंबर का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। बिल्कुल यार, अगर हम बात करें तो बिल्कुल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिल्कुल हम सभी को अपने गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए। नेशनल टीचर्स डे, बिल्कुल हम आज टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, आप सभी को पता है डियर, 5 सितंबर। हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को। ठीक है डियर, अगर हम बात करें तो लाइफ में हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं डियर। जरूरी नहीं कि टीचर जिन्होंने हमें कुछ सिखाया है ना, हम एकेडमिक में पढ़ते हैं वहां पे भी टीचर्स मिलते हैं। हर पल लाइफ में हर वो क्षण हमारे लिए सीखने वाला है जहां से हम कुछ भी, वो हमारे लिए गुरु है जहां से हम कुछ भी सीख रहे हैं। लेकिन हम आध्यात्मिक और परमार्थ गुरु की बात करें तो वो गुरु होता है जो हमें भगवान से मिलने, परमात्मा से मिलने का रास्ता बताता है ना। लेकिन हम बात करें अपनी लाइफ में तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं लाइफ में, छोटे से छोटा। कोई ऐसा नहीं कि टीचर हमेशा, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नेचर सिखाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें खुद की गलतियों से सीखने को मिलती हैं, है ना। बस हम एक शिष्य बने, हम सीखने वाले तो बने, अपने अंदर का स्टूडेंट हमेशा जिंदा रखें, है ना। अपने अंदर का स्टूडेंट हमेशा जिंदा रखें, सीखने की ललक रखें, सीखने की क्षमता रखें, है ना। और जब अगर आप ऐसा रखेंगे तो आपको हर पल आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो डियर बिल्कुल इसी श्लोक के साथ हम आज के सेशन को शुरू कर रहे हैं, है ना। आप सभी को ये बहुत ही कॉमन सा श्लोक है, हम सभी अपने घर में अपनी पूजा में इसको इस्तेमाल करते हैं, है ना, यूज करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या कहा गया है? गुरु ब्रह्मा यानी गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है और साक्षात परब्रह्म है। उनको मैं बारंबार नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। ठीक है डियर, चलिए दैट इज एक और यहाँ पर पॉइंट अगर हम बात करें डियर, एक बहुत ही अच्छा दोहा है। एक बार पूछा गया, गुरु गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर हम बात करें गुरु की तो गोविंद से मिलने का जो रास्ता है वो किसने बताया है? गुरु ने। तो गुरु और गोविंद अगर दोनों खड़े होंगे तो बलिहारी, मैं उन गुरु को बलिहारी जाऊं जिन्होंने गोविंद से मिलने का रास्ता बताया, जिन्होंने गोविंद से मिलाया। ठीक है, तो बिल्कुल आई होप बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं डियर। बिल्कुल आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। बिल्कुल जिनसे मैंने सीखा उन सभी को भी प्रणाम है, सादर प्रणाम है। और आप सभी ने भी लाइफ में कभी भी कहीं भी आप कुछ भी सीखते रहते हैं डियर, तो ग्रेटिट्यूड रखिए अपने अंदर, कृतज्ञता रखिए, है ना। विनम्र रहिए, विनम्र बनिए और विनम्रता के साथ चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ते जाइए, है ना। क्योंकि लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी है। बस आप विनम्र रहकर चीजों को सीखते हुए आगे चलेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है डियर, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने सेशन को। बिल्कुल डियर, दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें, आभारी हम उन गुरुओं के जो किया कृतज्ञ अपार हमें। ठीक है डियर, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। जो भी न्यू ईयर है डियर उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेस से सिलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। पहले हम लोग कुछ न्यूज डिस्कस करते हैं, न्यूज के बाद में कुछ कंपाइल करंट फैक्ट या स्टैटिक जीके का पार्ट करते हैं, फिर हम लोग एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, एमसीक्यू के बाद में क्विज विनर अनाउंस करते हैं और टुडे क्विज क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो बिल्कुल जो भी न्यू ईयर बिल्कुल कनेक्ट हुए हैं फटाफट से कॉपी डायरी पेन लेकर बैठ जाइए और तैयार हो जाइए। हम लोग शुरू करते हैं सिलसिला अपनी न्यूज का। तो चलते हैं अपनी न्यूज की तरफ। तो फर्स्ट न्यूज आ रही है डियर बिल्कुल इंपॉर्टेंट डे से। टीचर्स डे तो हम मनाते ही हैं, इसके साथ एक और डे यहां पर निकल कर आ रहा है जो हमारे एग्जाम का पार्ट बनता है डियर, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। भाई आप समझ पा रहे होंगे इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी की बात हो रही है और ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब से शुरू, कोई भी इंपॉर्टेंट डे होता है तो इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई? इंपॉर्टेंट सबसे पहला तो होता है कि डायरेक्टली डे पूछा जाता है भाई किस डे पे मनाया गया। अगर बहुत ही सिंपल सा कॉमन सा डे है ना, जैसे हम बात कर ले वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की, किसको नहीं पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा। तो डे से जो इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है वो पूछा जाता है थीम, कि भाई डे की थीम क्या है। अगर हम इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी की बात करें तो इसकी थीम
नहीं पता है, अभी डिसाइड नहीं की गई है, या बहुत सारे ऐसे डे होते हैं कि उनकी थीम नहीं होती है, यानी डिसाइड नहीं की जाती, या बस डे होता है, थीम वहां पर निकल कर नहीं आती। अगर आगे थीम इसकी निकल कर आती है तो मैं आपके साथ बिल्कुल डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी तक इसकी थीम अनाउंस्ड नहीं है ना, किसी भी तरह से, तो यहाँ पर थीम नहीं है। तो इंपॉर्टेंट होता है डे में कि वो डे कब मनाया गया, उसकी थीम क्या है ना। डे में इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो डे इंपॉर्टेंट होता है जिस दिन वो सेलिब्रेट हो रहा है, वो डे इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसकी थीम इंपॉर्टेंट होती है, थीम इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वो डे कब से मनाया जा रहा है, यानी उसे स्टार्ट कब से किया गया, उसे हमने मनाना स्टार्ट कब से किया। ये तीन बेसिक से पॉइंट होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, ठीक है डियर। तो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज ऑब्जर्व हुआ है 5 सितंबर को, हम इसे मनाते हैं। अब यहां पर पॉइंट आता है भाई 5 सितंबर को ही क्यों नहीं, किसी और दिन क्यों नहीं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी डियर। अगर हम बात करें तो 5 सितंबर को मदर टेरेसा जी जो है, मदर टेरेसा जी का पॉइंट यहां पर निकल कर आता है, वो यहां से कनेक्ट होती हैं। अगर हम बात करें मदर टेरेसा जी की, तो आप सभी जानते हैं चैरिटी को लेकर, है ना, अल्बानिया में इनका जन्म हुआ था 1910 में, 1910 ईस्वी में फाइनली, है ना। और फिर इन्हीं को चैरिटी अगर हम देखें तो बिल्कुल मदर टेरेसा जी को नोबेल प्राइज भी मिला। किस ईयर में नोबेल प्राइज मिला, ये भी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, और सारी चीजों के साथ हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी की बात कर रहे हैं डियर, तो दैट इज हम लोग चलेंगे फर्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ये 2011 से मनाया जाना शुरू किया गया। कब से मनाया जाना शुरू किया गया है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी जो है ये कब से मनाना शुरू किया गया है, तो 2011 से डियर इसे मनाना शुरू किया गया है। हंगेरियन संसद, अगर हम बात करें, हंगरी कंट्री आप सभी जानते हैं, तो हंगेरियन सिविल सोसाइटी के द्वारा हंगेरियन सिविल सोसाइटी के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था इसको मनाने का, ठीक है। हंगेरियन सिविल सोसाइटी के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था, ठीक है। हंगेरियन पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट इन 2011। तो हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब से ये मनाया जा रहा है, 2011 से फाइनली ये एग्जिस्टेंस में आया और इसे मनाया जाना शुरू किया गया। इस डे का मतलब क्या है डियर, ताकि जो भी लोग क्या है जिनको जरूरत है उनको क्या कर सके, उनको हेल्प की जा सके। ऑर्गेनाइज स्पेशल इवेंट होता है इन दिस वे इंक्रीज्ड सॉलिडेरिटी, जिससे दान के लिए एकजुटता दिखाई जा सके, सामाजिक जिम्मेदारी को निभाया जा सके, सार्वजनिक समर्थन बढ़ाया जा सके। डियर हम रिस्पॉन्सिबल तो होते हैं अपने लिए, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, लेकिन हमारे अगर हम समझें, और बिल्कुल समझना चाहिए, एक समाज की भी हमारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर हम अपने आप से ही नहीं क्या है, सक्षम है, या अपने आप से ही खुश नहीं है, अगर हम खुद खुश नहीं है तो हम क्या किसी और को खुश कर सकते हैं, नहीं। इसलिए हमारा खुश होना, यानी हमारे अपने काम या हमारी अपनी प्रॉब्लम्स क्या हो, सॉल्व हो, उसके साथ फिर हम अपने समाज को भी लेकर चलें, समाज को देखें, जिसको जरूरत है, जितना हम कर सकते हैं, जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं तो वो हम कर सकते हैं। अब वो मदद हमें किस रूप में करनी है ना। मदद भी कई बार कई रूप में होती है। आपने किसी को सही राह दिखा दी, कोई आपने उसको सही सलाह दे दी, एडवाइस दे दी, है ना, या आपने एजुकेशन प्रोवाइड करा दी, या आपने हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी उस पर हेल्प कर दी। तो हेल्प करना, अगर आपकी मानसिकता है इस तरह की, समाज की हेल्प करने की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते हैं, तो आप कहीं ना कहीं जरूर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। हाँ, मदद कभी छोटी और बड़ी नहीं होती, जिसको जरूरत होती है उसके लिए बहुत बड़ी होती है, और जिसको जरूरत नहीं होती वो कहता है बस, है ना। तो बस ये हमारी एक समाज की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए, और इसके लिए एक डे शुरू किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के नाम से जिसे जानते हैं, और ये 2011 से हंगेरियन सिविल सोसाइटी के द्वारा इनिशिएट किया गया, है ना। और तब से इसको हम क्या करते चले आ रहे हैं, अवेयरनेस के लिए इसको मनाते चले आ रहे हैं। और डेट आपको पता ही है 5 सितंबर, ठीक है डियर, 5 सितंबर। चलिए और क्या इंपॉर्टेंस होने वाली है देखते चलते हैं, ठीक है। चलिए डियर, बिल्कुल देखिए, मदर टेरेसा जी का नाम आया, जैसे मैंने अभी आपको बताया। मदर टेरेसा द रेनाउंड नन मिशनरी वाज बोर्न एजेंस गोनेक्सा बोजेक्सियू, अल्बानिया में डियर इनका 1910, ये लोकल प्लेस का नाम है। इनका जो जन्म हुआ था वो अल्बानिया में हुआ था। कहां हुआ था, अल्बानिया। मैसेडोनिया जानते हैं, नॉर्थ मैसेडोनिया के अल्बानिया, अल्बानिया कंट्री है, अल्बानिया में इनका जन्म हुआ था, अल्बानिया, ठीक है डियर,
ये लोकल प्लेस का नाम दिया हुआ 1928 सी वेंट टू इंडिया। 1928 में ये कहां पर आ गई भाई? इंडिया आ गई। 1928 में ये इंडिया आ गई, वेयर सी डिवोटेड हरसेल्फ हेल्पिंग द डेस्टिट्यूट। 1928 से ये इंडिया आ गई और इंडिया में ही फाइनली ये उन्होंने बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए खुद को क्या कर दिया? समर्पित कर दिया अपना जीवन। आप सभी को पता ही है 1928 में फाइनली ये इंडिया आई हैं। और डियर इसके बाद में 1948 में इनको इंडियन सिटीजनशिप मिल गई, भारतीय नागरिकता मिल गई, है ना। तो ये ध्यान रखना है, 1928 में इंडिया आई थी, 1948 में इनको भारतीय नागरिकता मिल गई, इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, तो भारतीय नागरिकता कब मिली? 1948 में। ईयर ध्यान रखना है डियर, है ना। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, एसएससी एग्जाम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स एंड अदर रेलवे एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम पूछा जा सकता है कि मदर टेरेसा जी को नागरिकता कब मिली। अब ये इंपॉर्टेंस क्यों होगा? इंपॉर्टेंट डियर इसलिए होगा क्योंकि अभी हाल ही में हमने इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी को क्या किया है? मनाया है। कब? 5 सितंबर को। अब बहुत सिंपल था क्वेश्चन, तो पूछ देंगे बताइए इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी हम कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं। कब से शुरू किया गया? 2011 से शुरू किया गया, है ना। किस कंट्री के द्वारा इसको इनिशिएट किया गया? हंगरी के द्वारा इसे शुरू किया गया, है ना। 1948 में नागरिकता मिली, इंडियन सिटीजनशिप मिली किसको? मदर टेरेसा को। ठीक है, मदर टेरेसा को। ठीक है डियर, 1928 में ये भारत आ गई थी। फिर इसके बाद देखो डियर क्या बोल रहे हैं, इन कोलकाता एंड कलकत्ता। ठीक है, इन्होंने 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना इन्होंने कब की? 1950 में। 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। कहां पर डियर? कोलकाता में। ठीक है, तब कैलकाटा के नाम से जानते, कैलकाटा बोलते थे, अब कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में, कैलकाटा में इसकी स्थापना इन्होंने की, कैलकाटा में। ठीक है डियर, चलिए तो सारे ईयर्स आपको ये कुछ ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम चले डियर, तो 5 सितंबर को कलकत्ता में कलकत्ता की मदर टेरेसा के निधन की सालगिरह के लिए चुना गया, यानी ये इनकी डेथ एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि है, और इन्हीं की पुण्यतिथि को चुना गया, इनकी डेथ एनिवर्सरी को चुना गया। डेथ एनिवर्सरी स्टार्टिंग मैंने आपको बताया, ये जो डेथ एनिवर्सरी है 5 सितंबर को किसकी? मदर टेरेसा जी की। तो इसी दिन को चुना गया, इस डे के लिए, इसी दिन को चुना गया इस डे के लिए। ठीक है, 5 सितंबर। डियर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मदर टेरेसा जी को जो नोबेल प्राइज मिला, ये किस ईयर में मिला? ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज जो इन्हें पीस का नोबेल प्राइज मिला, ये किस ईयर में मिला? तो ये नोबेल प्राइज इनको मिला था 1979 में। कब मिला था? 1979 में। ठीक है डियर, अब देखो बहुत ही सारे ईयर्स हम कनेक्ट कर सकते हैं। 1910 ईस्वी में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ है। ठीक है, बॉर्न, जन्म हुआ। 1928 में ये क्या हुई हैं? भारत आ गई हैं, इंडिया आ गई। फिर 1928 में आने के बाद इनको, अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा 1928 भारत आ गई। 1948 में इनको क्या हो गया है? इंडियन सिटीजनशिप मिल गई, इंडियन सिटीजनशिप मिल गई। फिर 1950 में इन्होंने क्या? मिशनरीज ऑफ चैरिटी, है ना, अभी डिस्कस किया हमने। तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी की इन्होंने क्या की? स्थापना की। कहां पर? कैलकाटा में। ठीक है, कहां पर? कैलकाटा में। तो 1950 हो गया। 1950 के बाद डियर आ रहा है 1979। 1979 में क्या हुआ? 1979 में इनको नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज 1979 में। तो ईयर बाय ईयर आप ये सारे पॉइंट ध्यान रख सकते हो। ठीक है डियर, तो अब आप ये अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1910 में जन्म हुआ, 1928 इंडिया आई, 1948 इंडियन सिटीजनशिप मिली, 1950 मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की कैलकाटा में, 1979 नोबेल प्राइज मिला, है ना। और इनका जो बर्थ, आपका जो इनका डेथ हुआ, वो डेथ कब हुई है? 1997 में, 5 सितंबर 1997 में इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई 87 ईयर्स ओल्ड पे। ठीक है डियर, तो बिल्कुल आप यहां पर अब एक और ईयर आ गया, लास्ट इज 1997। ठीक है, 1997 में इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई।
तो आई होप ये सारे ईयर जो हैं यहां से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डियर, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस बना देते हैं वन लाइनर, तो आपको ये ईयर थोड़े से ध्यान रखने होंगे, ठीक है। और इन्हीं की डेथ एनिवर्सरी के दिन हम क्या आपका इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाते हैं। हंगरी ने ये शुरू किया है, ठीक है, हंगरी कंट्री के द्वारा ये शुरू किया गया। आई होप इतना पॉइंट आप सभी को क्लियर है होगा। अगर क्लियर है तो फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दो और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज, है ना। आई होप इतना पॉइंट क्लियर होगा। हाँ, एक और बात भाई, नोबेल प्राइज की बात हुई है। नोबेल प्राइज की बात करें तो नोबेल प्राइज डियर कब से शुरू किए गए, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। नोबेल प्राइज जो दिए जाने शुरू किए गए, ये कब से शुरू किए गए डियर? अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये शुरू किए गए थे और ये 1901 से शुरू हुए थे। कब हुए थे? 1901 से ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किए गए थे। नॉर्वे की राजधानी स्वीडन और स्विट्जरलैंड में दिए जाते हैं, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी से ये, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, सॉरी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से, ओस्लो में दिए जाते हैं, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, है ना। और स्विट्जरलैंड की राजधानी फाइनल जो है वहां से भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो नोबेल प्राइज कितनी फील्ड्स में दिए जाते हैं डियर? तो नोबेल प्राइज आपके कितनी फील्ड्स में दिए जाते हैं? 6 फील्ड्स में दिए जाते हैं। कौन कौन सी 6 फील्ड्स हैं, चलिए हम लोग देखते हैं डियर। अगर हम बात करें फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है ना। मेडिकल की फील्ड में दिया जाता है, मेडिकल फील्ड में दिया जाता है, मेडिकल एंड साइंस, मेडिकल फील्ड में दिया जाता है, मेडिकल एंड मेडिसिन, मेडिसिन बोल सकते हैं, मेडिकल एंड मेडिसिन फील्ड में दिया जाता है, ठीक है डियर। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपका इकोनॉमी की फील्ड में दिया जाता है। इकोनॉमी की फील्ड में दिया जाना बाद में शुरू किया गया, इकोनॉमी की फील्ड में दिया जाता है। और किस फील्ड में दिया जाता है भाई? इकोनॉमी हो गया। इकोनॉमी के बाद डियर पीस की फील्ड में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में। ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल पर्सन को भी दिया जाता है, पीस की फील्ड में दिया जाता है। और किस में दिया जाता है? लिटरेचर में दिया जाता है, लिटरेचर, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये 6 फील्ड्स में दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज कभी भी मरणोपरांत नहीं दिए जाते। नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन नहीं होता है, नोबेल प्राइज कमेटी खुद डिसाइड करते हैं किसको देना है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिए जाते हैं, 1901 से शुरू किए गए। आई होप इतने सारे पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। और मदर टेरेसा जी को कब मिला, फाइनली सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिए। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी था, इस वजह से ये सारे फैक्ट्स और पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है डियर, ये आपकी आ रही है इनॉग्रेशन, अनवेल्स एंड फाउंडेशन स्टोन। भाई देखिए, इनॉग्रेशन भी होते हैं, अनवेल्स भी निकल के आते हैं, फाउंडेशन स्टोन्स भी होते हैं। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है, पीयूष गोयल जी ने एक स्टैचू अनवेल किया है। पीयूष गोयल जी ने एक स्टैचू का अनावरण किया है, प्रतिमा का अनावरण किया है। ये प्रतिमा किसकी है डियर? तो ये प्रतिमा है स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले आर के शनमुखम चेट्टी की। किसकी है? आर के शनमुखम चेट्टी की, आर के शनमुखम चेट्टी। और अगर बात करें डियर आर के शनमुखम चेट्टी, तो ये फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे स्वतंत्र भारत के, जिनके द्वारा पहला बजट पेश किया गया था। कब? 26 नवंबर 1947, ठीक है, 1947 में। और डियर ये जो बजट था, ये पहला बजट था स्वतंत्र भारत का आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पहला बजट था। और ये डियर बजट जो था, ये 7 महीने और 15 दिन का था। 7 महीने और 15 दिन का था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 तक ये बजट अप्लाई हुआ था। ये पहला ऐसा बजट था कि अप्लाई पहले हुआ और पेश बाद में हुआ था, ठीक है। 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था आर के शनमुखम चेट्टी जी के द्वारा। अब एक और बात करें डियर, बजट जो वर्ड है, इसका यूज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। बजट की जगह पर हम किस नाम से जानते हैं बजट को? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस नाम से जानते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये किस आर्टिकल में है? तो डियर आर्टिकल 112, ठीक है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें हैं उनको अपनी तरह से चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। हम अपनी तरह से चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उनको चेंज करने से उनका मतलब ही चेंज हो जाता है। बजट को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। और किस आर्टिकल में रखा गया है भैया? आर्टिकल 112, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। चलिए,
तो डियर यहाँ पर देखिए क्या पॉइंट है, न्यूज भाई क्या थी, और हम लोगों ने तो आर के शनमुखम चेट्टी जी को डिस्कस कर डाला पूरी तरह से। चलिए देखिए, पीयूष गोयल ने स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये अनावरण कहां पर किया गया है, किस स्टेट में किया गया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। प्रतिमा का अनावरण हुआ है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि बताइए, अभी हाल ही में आर के शनमुखम चेट्टी जो कि हमारे पहले वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे स्वतंत्र भारत के, इनकी प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया है। क्लियर है इतना पॉइंट? कहां पर किया गया है ये अभी हम बिल्कुल देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखिए, केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल जी ने कोयम्बटूर में, कहां पर किया है भाई? कोयम्बटूर में साउथ इंडियन मिल्स एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स, साउथ एसोसिएशन साउथ एसोसिएशन साउथ मिल्स, डियर मिल्स भी रहेगा, साउथ मिल्स एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स, एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स में, जो कि कहां पर है डियर? कोयम्बटूर में है। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, कहां पर है? कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर में इनका क्या किया गया है? इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। क्लियर है इतनी बात? कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर में, ठीक। और यहां पर ये देखिए, साउथ इंडियन मिल्स एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स, साउथ इंडियन, ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट और ऐड करना है यहाँ पे, साउथ इंडियन मिल्स एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स में कोयम्बटूर में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और यह प्रतिमा का अनावरण किसने? पीयूष गोयल जी ने किया है। क्लियर इतनी बात? चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, ये बिल्कुल अपॉइंटमेंट से न्यूज है। आई होप बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, अपॉइंटमेंट से न्यूज निकल कर आ रही है। सीनियर आईआईएस ऑफिसर हैं डॉक्टर वसुधा गुप्ता। डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी को एज्यूम चार्ज दिया गया है, प्रिंसिपल डीजी, प्रधान महानिदेशक बनाया गया है इनको, आकाशवाणी एंड एनएसडी का, ठीक है। आकाशवाणी एंड एनएसडी का इनको क्या बनाया गया है? आपका प्रधान महानिदेशक बनाया गया है, ठीक है। प्रधान महानिदेशक बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, ठीक है। डायरेक्टली आप नाम ध्यान रखेंगे। और ये आकाशवाणी के महानिदेशक के पद पर भी कार्यरत रही हैं, महानिदेशक के पद पर भी कार्यरत रही हैं, और अब ये प्रिंसिपल डीजी बनाई गई हैं। क्या बनाई गई हैं? प्रिंसिपल डीजी, ठीक है। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल नाम क्या है इनका? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर वसुधा गुप्ता, ठीक है डियर, डॉक्टर वसुधा गुप्ता। डॉक्टर वसुधा गुप्ता प्रिंसिपल डायरेक्टर बनाई गई हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाई गई हैं, प्रधान महानिदेशक। और ये डियर आपकी आकाशवाणी और एनएसडी, आकाशवाणी एंड एनएसडी, ठीक है डियर। बस इतना ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 1989 बैच के अधिकारी हैं, अपने 33 साल से अधिक लंबे करियर में सूचना प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न पदों पर इन्होंने कार्य किया है। पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, है ना, यहाँ पर भी इनके महानिदेशक के रूप में भी इन्होंने काम किया है, पीआईबी के डायरेक्टर जनरल के रूप में भी काम किया है ना। अब ये प्रधान डायरेक्टर जनरल बनी है आकाशवाणी और एनएसडी की, डॉक्टर वसुधा गुप्ता। तो डायरेक्टली ये अपॉइंटमेंट है, और अपॉइंटमेंट में आपको इनका नाम ध्यान रखना है ना। और इनका किस पद पर है? प्रधान महानिदेशक है ना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है लॉन्चिंग से। यहाँ पे लॉन्च किया गया है, क्या? बिल्कुल लॉन्चिंग की गई है ईएसआईसी में, 30 ईएसआईसी अस्पतालों में कीमोथेरेपी सेवाओं को शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने इसको लॉन्च किया है। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, कीमोथेरेपी सर्विस शुरू की गई है 30 ईएसआईसी हॉस्पिटल्स में, 30 ईएसआईसी हॉस्पिटल्स में कीमोथेरेपी शुरू की गई है। और ये आप देख पा रहे हो पिक्चर पे भी, 191वीं बैठक हुई, है ना, 191वीं मीटिंग हुई किसकी? ईएसआईसी। अब आप बोलेंगे सर ये ईएसआईसी क्या है? भाई आप सभी जानते ईएसआईसी दैट इज एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉयज
स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसके द्वारा जो भी हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं, हॉस्पिटल फैसिलिटीज दी जाती हैं, उसके लिए डियर यहां पर कीमोथेरेपी सर्विसेज शुरू की गई है ऑल ओवर अक्रॉस द कंट्री। 30 ESIC हॉस्पिटल्स में अक्रॉस द कंट्री कीमोथेरेपी की सर्विसेज शुरू की गई है। ठीक है, और ये भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है। डायरेक्टली आपको पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, श्रम और रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, तो बस आप यहां पे बिल्कुल इनका नाम ध्यान रखिए, भूपेंद्र यादव। जिन्हें लॉन्चिंग की है, क्या लॉन्च किए भाई, 30 ESIC हॉस्पिटल्स में कीमोथेरेपी सर्विस को शुरू किया गया है। कौन सी बैठक में भाई, 191वीं बैठक में। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ESIC के हेडक्वार्टर की बात करें डीएल, तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहां है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, सारे पॉइंट आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। ठीक है, कीमोथेरेपी सर्विस शुरू की गई है 30 ESIC हॉस्पिटल्स में, 191वीं बैठक हुई है, लॉन्चिंग हुई है, भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए क्या बोल रहे हैं, एक डैशबोर्ड और नियंत्रण कक्ष का भी उद्घाटन किया गया है ना। इनॉग्रेशन ऑफ कंट्रोल रूम एंड डैशबोर्ड ऑफ ESIC। डैशबोर्ड ऐसा बोर्ड जहां पे सारी चीजों को कलेक्ट किया जाता है ना। हम जैसे बोलते हैं पोर्टल्स होते हैं, उसी तरह से आपका डैशबोर्ड होता है जहां पे सारी चीजें आसानी से क्या होता है, डेटा पॉइंट कलेक्ट किया जाता है और उससे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, सारी मिलने वाली फैसिलिटीज को, सर्विसेज को क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक डैशबोर्ड और एक नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल रूम का भी इन्होंने उद्घाटन किया है। ठीक है, और क्या भाई, ESIC हॉस्पिटल्स जो भी होते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल जो होते हैं, इन पे फैसिलिटी को और अच्छा किया जाए, सर्विसेज को और अच्छा किया जाए, जो भी एम्प्लॉइज का इलाज यहाँ पर होता है फाइनली उनको सही सुविधाएं दी जा सके, है ना, बिस्तरों की संख्या को और बढ़ाया जा सके और अच्छी तरह से यहाँ पर सर्विसेज को और इम्प्रूव किया जा सके, इस पर काम करने के लिए यहाँ पर कीमोथेरेपी सर्विसेज को बिल्कुल शुरू कर दिया गया। 30 ESIC हॉस्पिटल्स में अक्रॉस द कंट्री भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्चिंग की है। न्यू दिल्ली में ESIC का क्या है, हेडक्वार्टर है। तो ये सीधा सा पॉइंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से एक बन सकता है। क्वेश्चन का फॉर्मेट किसी भी टाइप में पूछ सकते हैं कि बताइए कितने कीमोथेरेपी सर्विस शुरू की गई, कितने हॉस्पिटल्स में, 30। ESIC का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, किसके द्वारा शुरू किया गया है, श्रम रोजगार मंत्री आप सभी जानते हैं भूपेंद्र यादव जी। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ईयर न्यूज आ रही है, बिल्कुल नेशनल न्यूज में हम इसको कंसीडर करेंगे। दिल्ली मेट्रो की बात करें तो दिल्ली मेट्रो ने टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है ना। टुडे की बात हो रही है, टुडे यानी कल की ही न्यूज है, कल आपका लॉन्च हुआ है दिल्ली मेट्रो टू स्टार्ट टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड। अब आप बोलेंगे सर ये टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड क्यों लॉन्च किया है, क्या मोटिव है इसका। डियर अगर हम बात करें, G20 की अध्यक्षता हो रही है, इंडिया कर रहा है, बहुत सारे फॉरेनर्स का आना जाना रहता है, तो ये दो फेज में आपके 2 फेज में लॉन्च किए गए हैं। एक होगा सिंगल डे और एक होगा आपका 3 डे के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, 2 फॉर्मेट इसके लॉन्च किए गए हैं। टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड्स में क्या होगा, जो भी आपके टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनकी जानकारी देगा आसानी से। ठीक है, वहां तक आप आसानी से जा सकते हैं, तो ये स्मार्ट कार्ड क्या करेगा, बहुत ही आसानी के साथ आपको वहां पर पहुंचाएगा। तो ये 2 दिन की जो सर्विसेज है उसके लिए 200 रुपए का चार्ज रखा गया है, जो 3 डे के लिए सर्विसेज है वहां पे 500 रुपए का चार्ज रखा गया है। तो दिल्ली मेट्रो को द्वारा ये शुरू किया गया है। डायरेक्टली क्वेश्चन देखो यहां से ये फ्रेम होगा कि बताइए अभी हाल ही में टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड किस मेट्रो के द्वारा शुरू किया गया है। टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड किस मेट्रो के द्वारा शुरू किया गया है, तो दिल्ली मेट्रो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, 2 फेजेस में लॉन्च किया गया है, सिंगल डे एंड 3 डे। ठीक है, चलिए तो डायरेक्टली देखो, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, DMRC बोल देते हैं शॉर्ट में, है ना, आप सभी को पता है DMRC हैज स्टार्टेड अ सेलिंग टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड। तो बस टूरिस्ट, अपनी कॉपी पे जहां पे भी आप नोट कर रहे हैं इस तरह से लिख सकते हैं, टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड्स। ठीक है, 2 तरह से शुरू किया गया है, सिंगल डे, 1 सेकेंड हम लोग इस तरह से रख सकते हैं, जो सर्विसेज दे रहा है या तो फिर 1 डे के लिए देगा या फिर 3 डे के लिए देगा। ठीक है,
सिंगल डे, 1 डे के लिए या फिर 3 डे के लिए, 2 फीचर्स में लॉन्च किया गया है। तो सिंगल डे के लिए होगा तो चार्जेस 200 रुपए के रखे गए हैं, 3 डेज के लिए रहेगा तो चार्जेस 500 रुपीज है। एज अ इन्फॉर्मेशन है, ये आपसे कोई पूछने नहीं आ रहा। डीएमआरसी ने लॉन्च किया है टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए, G20 की अध्यक्षता हो रही है, फॉरेनर्स आ रहे हैं तो आसानी से उनको क्या किया जा सके, उनकी सर्विसेज को आसान किया जा सके, ठीक है। तो डियर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें तो ये कार्ड कितने स्टेशनों पे भैया लॉन्च किए गए हैं, तो 36 स्टेशन जहां ये कार्ड क्या होंगे, सेल होंगे। कितने स्टेशन पे? दिल्ली मेट्रो में 30 स्टेशन पे, 36 स्टेशन पे, 36 स्टेशन पे इनको क्या किया गया है, फैसिलिटेट कराया गया है। इस महीने की 13 तारीख तक बेचे जाने वाले स्मार्ट कार्ड, और भैया ये चलेंगे कब तक, ये 30 सितंबर तक वैलिड, 30 सितंबर तक ये सर्विसेज ऑन रहेंगी। कब तक? 30 सितंबर तक, ठीक है डियर। So these smart card which will be sold 30th of this month has been launched facilitated to G20 delegates and international visitors who might be interested in exploring the prominent tourist places of the capital city as they arrive in Delhi, जिससे वो दिल्ली में जो भी आपके क्या है prominent tourist places हैं उनका आसानी से पता लगा सके और आसानी से वो वहां पर पहुंच सके। तो इसके लिए ये टूरिस्ट आपका कार्ड लॉन्च किया गया है, टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है दिल्ली मेट्रो के द्वारा, ठीक है। 36 स्टेशन पर आपका रहेगा ये, जहां पर मिलेगा 1 डे और 3 डे के लिए, है ना। चलिए, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा। तो एज वेल एज सीधा सा न्यूज है आपकी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें डियर, तो बिल्कुल यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इनॉग्रेशन निकल कर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी की। इन्होंने राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है ना, सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी की बात हो रही है। असम के गवर्नर भी फटाफट से आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता देंगे डियर। तो अब ये जो फ्लाईओवर है, सबसे लंबा असम राज्य का फ्लाईओवर है, तो फ्लाईओवर का नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहां से कहां तक कनेक्ट कर रहा है, क्या चीजें हैं, वो सारी पॉइंट्स हम लोग चलिए देखते हैं। तो डियर बिल्कुल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा ये इनॉग्रेशन किया गया है। तो इनॉग्रेशन किसका है? इनॉग्रेशन है फ्लाईओवर का, ठीक है, इनॉग्रेशन है फ्लाईओवर का। और डियर फ्लाईओवर का जो नाम रखा गया है वो आपका क्या रखा गया है, नीलाचल फ्लाईओवर, ठीक है, नीलाचल फ्लाईओवर, नीलाचल फ्लाईओवर। और ये नीलाचल नाम से आपको ध्यान आ रही होंगी नीलांचल की पहाड़ियां, सुना है ना, नीलांचल हिल्स। तो बिल्कुल नीलांचल हिल्स को ध्यान में रखते हुए, नीलांचल हिल्स को ध्यान में रखते हुए ही इसका नाम रख दिया गया है। नीलांचल पहाड़ियों को आपने नाम सुना ही होगा, नीलांचल की पहाड़ियां, तो नीलांचल पहाड़ियों को ध्यान में रखते हुए नीलांचल फ्लाईओवर इसका नाम दिया गया है। इनॉग्रेशन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा किया गया है, ठीक है डियर, हेमंत बिस्वा शर्मा। डन। नीलांचल फ्लाईओवर ध्यान रखना है, नीलांचल पहाड़ियों में। अब ये कहां से कहां तक कनेक्ट करेगा, तो ये मालीगांव चारियाली से शुरू होकर गुवाहाटी के कामाख्या गेट तक जाएगा, ठीक है, मालीगांव चारियाली से लेकर गुवाहाटी के कामाख्या तक, मालीगांव चारियाली से लेकर कामाख्या तक जाएगा, ठीक है, कामाख्या तक आपका जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मालीगांव चारियाली से लेकर अब कामाख्या तक जाएगा, गुवाहाटी कामाख्या तक जाएगा, गुवाहाटी में कामाख्या तक जाएगा, ठीक है, गुवाहाटी में कामाख्या तक जाएगा। डियर इसकी अमाउंट कितना है, कितने में ये निर्मित हुआ है, कितना अमाउंट लगा है इसको तैयार करने में, तो डियर तैयार करने में जो अमाउंट लगा है वो 420.75 करोड़ है, ठीक है, 420.75 करोड़ है। डायरेक्टली अमाउंट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। बताइए अभी नीलांचल फ्लाईओवर का अभी इनॉग्रेशन किया गया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा, तो यहाँ पर कितना अमाउंट यहाँ पे रखा गया है, तो 420.75 करोड़ का अमाउंट, जिससे इसको क्या किया गया है, तैयार किया गया है। तो इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा। किलोमीटर आपका 2.63 किलोमीटर का है, 2.63 किलोमीटर का है, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट इज चलते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये भी एक इनॉग्रेशन निकल कर आ रहा है। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है
उत्केला एयरपोर्ट। उत्केला एयरपोर्ट उड़ीसा में इसका इनॉग्रेशन किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा किया गया है ना। उड़ीसा के उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है ना। तो बस डायरेक्टली आप ध्यान रखिए, उत्केला एयरपोर्ट इन उड़ीसा, उत्केला एयरपोर्ट इन उड़ीसा, इसका इनॉग्रेशन हुआ है, और इनॉग्रेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा किया गया है। ठीक है डियर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा किया गया। और डियर ये उत्केला एयरपोर्ट उड़ीसा में ओपन होने से अब हम टोटल अगर बात करें तो उड़ीसा में अप्रोक्स क्या 5 एयरपोर्ट्स हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स कितने हो जाएंगे? 5 एयरपोर्ट्स हो जाएंगे डियर। अगर हम बात करें कि ये जो एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है इसे कितने करोड़ की लागत लगी है इसमें, है ना। तो डियर इसमें जो लागत लगी है, आपकी कॉस्ट आई है ना, डेवलप्ड कॉस्ट जो आई है एज अ रीजनल एयरपोर्ट, है ना। तो ये कॉस्ट निकल कर आई है इसकी, तो कॉस्ट भी ध्यान रखेंगे 31.07 करोड़, 31.07 करोड़। अमाउंट भी डायरेक्टली आपके एग्जाम का पार्ट बन जाता है 31.07 करोड़। ठीक है, और ये उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में इसको क्या किया गया है? तैयार किया गया है। ठीक है, कुछ और पॉइंट देखते हैं। इसको फ्लाइट्स को, जो रूट्स को ऑपरेट करेगा, संचालित करेगा, तो ऑपरेट कौन करेगा? इंडिया वन के द्वारा ये ऑपरेट किया जाएगा। इंडिया वन के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। इंडिया वन के द्वारा ये ऑपरेट किया जाएगा। दीज फ्लाइट्स विल बी फैसिलिटेटेड बाय 9 सीटर सेशन C208 एयरक्राफ्ट को यूज किया जाएगा, है ना, सैंक्शनड अंडर द उड़ान स्कीम। ठीक है, इन उड़ानों को उड़ान योजना के तहत स्वीकृत 9 सीटर सेशन C208 विमान द्वारा सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, क्लियर है डियर, 9 सीटर सेशन C208 एयरक्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुछ और आ रहे हैं। उत्केला हवाई अड्डे का रनवे जो है इतने मीटर लंबा है, इतना पॉइंट हमें नहीं ध्यान रखना है, बस एज अ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको बता दिया गया है। विद द एडिशन ऑफ उत्केला एयरपोर्ट उड़ीसा विल नाउ हैव 5 एयरपोर्ट्स। तो उत्केला एयरपोर्ट के साथ ही अब यहाँ पर कितने टोटल नंबर ऑफ 5 एयरपोर्ट्स हो गए हैं। टोटल नंबर ऑफ कितने एयरपोर्ट्स हो गए हैं? 5 एयरपोर्ट हो गए हैं। इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा किया गया है डियर, है ना। और इसकी कॉस्टिंग कितनी निकल कर आई है? तो कॉस्ट आपको ध्यान रखना है 31.07 करोड़ निकल कर आई है। ठीक है, और ये टोटल नंबर ऑफ 5 एयरपोर्ट्स हो गए हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर हमारी रशिया इंटरनेशनल न्यूज से आ रही है। रशिया ने शुरू किया, पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसने इस्लामिक बैंकिंग शुरू की है। इस्लामिक बैंकिंग, रशिया लॉन्च इस्लामिक बैंकिंग पायलट प्रोग्राम। अब देखो डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा कि अभी हाल ही में बताइए कौन सा देश है जिसने इस्लामिक बैंकिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट अपनी कंट्री में शुरू किया है। तो आप क्या बोलेंगे भाई? रशिया। आपका आंसर क्या होगा? रशिया। यहाँ पर पॉइंट देखो, इस्लामिक बैंकिंग, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जिसने अभी तक नहीं सुना कि सर ये इस्लामिक बैंकिंग क्या होता है, क्या मतलब है इसका, इस्लामिक बैंकिंग ये क्या होती है ना। इस्लामिक बैंकिंग डियर जो शरिया कानून होता है उसको फॉलो करते हुए होती है। शरिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट कमाना, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना, बहुत ज्यादा क्या करना, इंटरेस्ट अर्न करना, ये हराम माना जाता है। हराम मतलब इसको सही नहीं माना जाता है। कुरान पर आधारित फाइनली इस्लामिक बैंकिंग जो है, यहाँ पर जो शरिया के कानून हैं, शरीयत के जो कानून हैं, जैसे मैं जब बार बार नाम ले रहा हूं इसका, तो इसको हराम माना जाता है। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना लेने को ये प्रमोट नहीं करते कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट अर्न करते रहे। जैसे हम पहले देखते हैं भाई, मुंशी प्रेमचंद जी के बहुत सारे उपन्यास हैं जो इन चीजों को दिखाते हैं कि बैंक और अमीर हो रहा था, गरीब और गरीब हो रहा था। तो इस्लामिक बैंकिंग जो है इस्लामिक कंट्रीज में और अदर फाइनली इनको शुरू किया गया बैंकिंग फैसिलिटीज और सर्विस देने के लिए। ये अपना डेटा तक नहीं मैनेज करते हैं इंटरेस्ट का, है ना। इस्लामिक बैंक जो होते हैं ये अपना डेटा इंटरेस्ट का मैनेज नहीं करते हैं। हाँ, अब आप बोलेंगे सर तो फिर इन बैंकों का फायदा ही क्या जब ये इंटरेस्ट नहीं लेंगे। नहीं, देखिए बात यहां पर ये है, जितना उचित है, जितना आपको लग रहा है उस तरह से बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट रेट के साथ ये काम करते हैं, बहुत हैवी इंटरेस्ट रेट के साथ ये काम नहीं करते हैं। जैसा मैंने पहले बोला, कुरान को ध्यान में रखते हुए, शरीयत को ध्यान में रखते हुए, फाइनली शरीयत कानून को ध्यान में रखते हुए इन बैंकों को रन करना होता है। जो भी आपकी कम्युनिटीज हैं फाइनली वो इन बैंकों को धीरे धीरे इनका जो दायरा है वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। रशिया ने भी इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है क्योंकि रशिया में बहुत सारी पॉपुलेशन इन बैंकों की तरफ अप्रोच करेगी। ठीक है, तो ये तो मैंने एज आ आपको इस्लामिक बैंकिंग का एक कॉन्सेप्ट बताया जिस पर ये काम करते हैं। ये इंटरेस्ट रेट को, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट को प्रमोट नहीं करते हैं। मिनिमम जितना जरूरी है, जितना
वाजिब है, जितना आपका क्या है, जितना जरूरी है, जितना वैलिड है, उतना ही ये लेकर चलते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट को ये हराम मानते हैं। रूस का पहला इस्लामिक बैंक पायलट कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। ठीक है डियर, चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रिसेंट इंडोर्समेंट ऑफ द इनिशिएटिव सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इस्लामिक बैंकिंग प्रिंसिपल्स इन द कंट्री। इस्लामिक बैंकिंग प्रिंसिपल्स यानी इनके अपने क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, इस्लामिक बैंकिंग प्रिंसिपल्स। बस इतना ध्यान रखो, इस्लामिक बैंकिंग जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये इस्लाम को ध्यान में रखते हुए, कुरान को ध्यान में रखते हुए, शरीयत को ध्यान में रखते हुए क्या किए गए होते हैं, बनाए गए होते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है सभी को। तो इस्लामिक बैंकिंग प्रिंसिपल्स के साथ इनको लॉन्च किया गया है। व्लादिमीर पुतिन यानी पुतिन आप सभी जानते हैं, रशिया है ना, तो इसको बिल्कुल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। अगर बात करें 25 मिलियन की मुस्लिम आबादी के साथ इस कदम का उद्देश्य इस्लामिक वित्त की क्षमता का दोहन करना है, जिससे ये फाइनली पोटेंशियल के साथ इस्लामिक फाइनेंस किया जा सके, विच हैज ऑलरेडी had a presence through institutions but lacked official recognition। अभी तक ये काम कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि काम नहीं कर रहे थे, लेकिन कोई ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं था। अब ये ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दिया गया है पुतिन की तरफ से। ठीक है, ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दिया गया है पुतिन की तरफ से। बैंकिंग फैसिलिटीज ही होती हैं, बैंकिंग सर्विसेज ही देते हैं। अब आपको लगेगा सर ये ऐसा क्या आ गया इस्लामिक बैंकिंग, बिल्कुल थोड़े से कानून और जो रूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट और बहुत ज्यादा अर्निंग, बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स को ध्यान को उसको कंट्रोल करते हुए ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। देखिए क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बात की गई है शरिया कॉम्प्लायंस एंड इथिकल फ्रेमवर्क। क्या इथिकल फ्रेमवर्क रखा गया है, इस्लामिक बैंकिंग शरिया के सिद्धांतों पर काम करता है। इस्लामी कानून प्रणाली जो कथित अन्याय के कारण सूदखोर लेन देन, देखिए वही बात हो रही है, सूदखोर लेन देन, ब्याज शुल्क पर रोक लगाती है। यह मूलभूत अंतर इसमें पारंपरिक बैंकिंग प्रथाओं से अलग करता है। इसे ट्रेडिशनल बैंकिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं उससे इसे क्या करता है, अलग करता है। नहीं तो बैंकों को तो हमेशा से ही क्या बना जाता है, एक ट्रैप माना जाता है ना, कि भाई लोन ले लिया, अब तो इंटरेस्ट देते 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 क्या हो जाएगा, जिंदगी गुजर जाएगी। तो ऐसी चीजों से ये थोड़ा सा अलग हटके कुछ मूलभूत चीजों का अंतर ये रखते हुए फाइनली ये बैंक काम करते हैं। आई होप बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे जहां तक मैं समझ रहा हूं। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट है जिस पर ये काम करते हुए चलते हैं। क्लियर है इतना, है ना? तो चलिए आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। तो इसको शुरू करने वाला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, एक ऑफिशियल इसको रिकॉग्निशन दिया है, किसने, रशिया ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है बिल्कुल यार, हम बात करें तो इंडियन ऑरिजिन के हैं थर्मन शनमुगरत्नम। थर्मन शनमुगरत्नम ने सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है, और भैया ये इंडियन ऑरिजिन के हैं, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका नाम। ठीक है, इनका नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंगापुर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है सिंगापुर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन्होंने क्या कर लिया है, विन कर लिया है। ठीक है, अरे भाई क्या हो रहा है, ठीक है, कभी कभी होता है भाई, राइटिंग मेरी बहुत खराब हो जाती है ना। चलिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात हुई है डियर, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है ना, कहां पर की बात हो रही है, सिंगापुर की, सिंगापुर की। और यहां पर ये इलेक्शन विन कर लिया है किसने, थर्मन शनमुगरत्नम। ठीक है, थर्मन शनमुगरत्नम, तो बिल्कुल इनका नाम ध्यान रखना है आपको। थर्मन शनमुगरत्नम, ये फाइनली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इन्होंने विन कर लिया है, इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है डियर, इतना आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए इनका नाम ही ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं भाई। भारतीय मूल के सिंगापुर के अर्थशास्त्री हैं थर्मन शनमुगरत्नम ने देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है, और इनको 70.4% वोट मिले हैं भैया। ठीक है, तो ये एज अ इन्फॉर्मेशन है, केवल वन लाइनर, इनका नाम ध्यान रखना है। सिंगापुर की बात हो रही है, इंडियन ओरिजिन के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तभी यहां पर हमने डिस्कस किया है। सिंगापुर की बात करें डियर, तो सिंगापुर की कैपिटल क्या भैया, सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है, सिंगापुरी डॉलर। ठीक है, तो आपका ये आपके पॉइंट हो जाएंगे। चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज
नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले तो डियर बिल्कुल ऑबिचुरी आ रही है, जैसा आप बिल्कुल देख पा रहे हैं ऑबिचुरी से न्यूज आ रही है। एक्टर एंड कॉमेडियन है आर.एस. शिवाजी डाइज एट 66। अभिनेता और हास्य अभिनेता आर.एस. शिवाजी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन आता है ऑबिचुरी से, आप सभी को पता है कि बताइए अभी आर.एस. शिवाजी का निधन हुआ है, ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? पॉलिटिशियन थे, प्लेयर थे, स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, एक्टर थे, राइटर थे, क्या थे? तो ऐसा पूछा जाएगा। तो डियर ये बिल्कुल एक्टर एंड कॉमेडियन के रूप में इनको जाना जाता है, एक्टर एंड कॉमेडियन के रूप में जाना जाता है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है आर.एस. शिवाजी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये एक्टर एंड कॉमेडियन थे, ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट देखें तो कुछ इनके बारे में एज इन्फॉर्मेशन दिया गया है। लोकप्रिय अभिनेता और हास्य अभिनेता आर.एस. शिवाजी का डेट नहीं ध्यान रखनी, 2 सितंबर को निधन हुआ है। और निधन कहां पर हुआ है डियर? चेन्नई में हुआ है, चेन्नई, ठीक है। तो ये प्लेस पूछ सकता है, चेन्नई में फाइनली इनका निधन हुआ है डियर, है ना। और शिवाजी वाज द सन ऑफ द एक्टर ऑफ प्रोड्यूसर एम.आर. सांतानाम, ठीक है। एम.आर. संथानाम की बात करें तो ये बेटे हैं, और अभिनेता और निर्देशक संस्थान भारती के भाई हैं, ठीक है। तो चेन्नई, फाइनली चेन्नई में इनका निधन हो गया है। नाम आपको केवल ध्यान रखना है आर.एस. शिवाजी, ठीक है। चलिए तो डियर ये था हमारा आज का न्यूज का सिलसिला। आई होप आज आपने न्यूज को एंजॉय किया है ना। बिल्कुल अगर आपने एंजॉय किया है न्यूज को तो फटाफट से सेशन को जाके लाइक करें भाई। अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया फटाफट से सेशन को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, ठीक है। आई होप बिल्कुल। चलिए हम लोग चलते हैं कंपाइल्ड फैक्ट्स ऑन करंट अफेयर्स की तरफ, देखते हैं आज क्या हम फैक्ट लाए हैं। ये कल के ही फैक्ट्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, इन्हीं कुछ फैक्ट्स को मैं लेकर आया हूं। हम लोगों ने कल भी देखा था, हम लोग आज भी देखेंगे तो फाइनली रिवाइज होंगे और अच्छे से तैयार होंगे। ये जीएसटी कलेक्शन जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है हमें देखने को मिल जाता है डियर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब ये सब आपको याद नहीं कर रखना, जैसे जैसे मंथ कंप्लीट होते जाते हैं ऐड होता जाता है डेटा पॉइंट, ठीक है। तो अभी हमें लेटेस्ट का ध्यान रखना है, तो चलिए लेटेस्ट में हम चलते हैं। तो जून का 161,497 करोड़ था, जुलाई की बात करें 165,105 करोड़ था, है ना। और अगर हम अगस्त की बात करें तो डियर अप्रोक्स आप बोल सकते हैं, है ना, अप्रोक्स आप बोल सकते हैं 1.60 लाख करोड़। लेकिन ऐसे अगर आप देखें एक्चुअल फिगर देखें तो 159,069 करोड़ है, 159,069 करोड़ है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे 159, 1,59,069 करोड़, 1,59,069 करोड़। डियर जीएसटी रेवेन्यूज फॉर अगस्त 2023 ग्रो अप 11% ईयर ऑन ईयर। बताया भी था कल भी आपको कि 2022 अगस्त में अगर हम वहां से कंपैरिजन करें तो 2023 अगस्त में जो यहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिली है वो कितनी मिली है? 11% का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है, ड्यू टू इंप्रूव्ड कंप्लायंस एंड रिड्यूस्ड इवेजन, सेज रेवेन्यू सेक्रेटरी। ये किसने बोला है? रेवेन्यू सेक्रेटरी ने बोला है। डेटा रिलीज किसने किया है डियर? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये डेटा क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं डियर, इसके बाद में हम लोग स्टैटिक जीके की तरफ देखें। स्टैटिक जीके में भी क्या है आज कुछ, बिल्कुल स्टैटिक जीके में डियर हम यूनेस्को लेकर आए आपके लिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन की बात करें डियर तो ध्यान रखेंगे 16 नवंबर 1945। फिर हेडक्वार्टर डियर फ्रांस के पेरिस में है। हेड ऑड्रे अजूले है, डायरेक्टर जनरल है, डीजी है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन डियर यूनेस्को है आपका, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है डियर, ये आपका हो जाएगा। और यहां पर अगर मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स आपके 193 मेंबर्स निकल कर आ रहे हैं। कितने मेंबर्स निकल कर आ रहे हैं आपके? 193 मेंबर्स आर स्टेट्स हैं, और 12 आपके एसोसिएटेड मेंबर्स हैं, और टोटल 193 आपके मेंबर्स, ठीक है, 193 आपके मेंबर्स। क्लियर है इतनी बात? चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आई होप आपने बिल्कुल स्टैटिक जीके और कंपाइल्ड फैक्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, देखते हैं आज हमारे क्वेश्चन आंसर्स क्या कहते हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्कोर नहीं, लर्निंग इंपॉर्टेंट है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, वेयर विल द 71st मिस वर्ल्ड पेजेंट टू बी हेल्ड इन दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 में 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहां आयोजित की जाएगी? मुंबई, दिल्ली, कश्मीर या फिर गोवा? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी डियर। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, उससे पहले आपको आंसर करना होगा, टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे। मुंबई, दिल्ली, कश्मीर या फिर गोवा? तो चले आंसर की तरफ डियर, राइट आंसर आपका हो जाएगा कश्मीर। बिल्कुल डिटेल में न्यूज को डिस्कस किया था, राइट आंसर आपका हो जाएगा कश्मीर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुमेन्स इक्वलिटी डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। बिल्कुल यार, महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, बिल्कुल लास्ट वीक हम लोग डिस्कस किया था। 23 अगस्त है, 24 है, 25 है या फिर 26 अगस्त है, बिल्कुल अगस्त के लास्ट में,
है ना, तो बताएंगे फटाफट से, टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर करेंगे डियर आप सभी। महिला समानता दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। चलेंगे आंसर की तरफ डियर, राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 अगस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% एथेनॉल फ्यूल्ड टोयोटा इनोवा क्रॉस कार। भाई दुनिया की पहली 100% एथेनॉल ईंधन वाली टोयोटा इनोवा हॉर्स क्रॉस कार किसने लॉन्च की है? भाई लॉन्चिंग किसने की है और कहां की है, ये मैं ऐड कर दे रहा हूं। तो इसकी लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई है, फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप सभी आंसर करते जाएंगे, अपने मार्क्स भी काउंट करते चलेंगे डियर, जिससे आपका एनालिसिस अपने आप को ऑब्जर्व कर सकें आप। ठीक है, और क्वेश्चंस भी बिल्कुल तैयार होते चलेंगे। अगर आपका बिल्कुल फर्स्ट डे है तो डेली कंटिन्यू रहेंगे, पूरे सेशन को एक बार देखेंगे, समझेंगे, इसके साथ धीरे धीरे आप बहुत अच्छे तरह से चीजों को समझने और करने लगेंगे। एक कॉपी रखा करिए जिसमें जो भी न्यूज में पॉइंट्स बताए जाते हैं उन पॉइंट्स को ऐड करते चला करिए, है ना, क्योंकि पीडीएफ तो आपको मिल जाती है सेशन एंड अप होने के बाद, लेकिन पीडीएफ से चीजें प्रिपेयर नहीं होती। जब तक आप लिखेंगे नहीं, कहीं शार्ट नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक आपको चीजें याद नहीं होंगी। ठीक है, और फिर मैनी टाइम्स हम लोग रिवाइज करते रहते हैं, यानी एमसीक्यूज करते रहते हैं, वीकली सेशंस में देखते हैं क्वेश्चंस, तो हमें प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, तो डियर राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नितिन गडकरी। और डियर कहां पर किया गया भाई, न्यू दिल्ली में। कहां पर किया गया है इसको लॉन्चिंग, न्यू दिल्ली में की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कोकोनट विल ज्वाइंटली होस्ट द एशिया कप 2023। कौन सा देश संयुक्त रूप से एशिया कप 2023 की मेजबानी करेगा? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे, बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर, टाइम स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो डियर राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका पाकिस्तान एंड श्रीलंका, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खेलो इंडिया वुमेन्स लीग हैज बीन रीनेम्ड एज। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग, किरण महिला लीग, बेटी महिला लीग या फिर जागृति महिला लीग। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है अस्मिता महिला लीग, अस्मिता महिला लीग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज लॉन्च्ड अ नोवेल कॉमिक बुक टाइटल लेट्स मूव फॉरवर्ड एट कौशल भवन न्यू दिल्ली। कौशल भवन नई दिल्ली में लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक वो एक उपन्यास कॉमिक बुक किसने लॉन्च की है? अश्वनी वैष्णव, मनसुख एल मांडविया, राजीव चंद्रशेखर या फिर धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, या फिर धर्मेंद्र प्रधान, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक एक उपन्यास है, कॉमिक बुक लॉन्च की गई है कौशल भवन नई दिल्ली में। लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक एक उपन्यास कॉमिक बुक किसने लॉन्च की है? अश्वनी वैष्णव, मनसुख एल मांडविया, राजीव चंद्रशेखर या फिर धर्मेंद्र प्रधान। टाइम स्टार्ट है, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी अफ्रीकन कंट्रीज हैव अडॉप्टेड द कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। कितने अफ्रीकी देशों ने प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्रिस्तरीय घोषणा को अपनाया है? 15, 48, 60 या 75। फटाफट आंसर करेंगे डियर आप सभी। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो डियर राइट आंसर निकल कर आएगा, उससे पहले आप सभी को आंसर करना होगा, है ना, आप सभी को आंसर करना होगा। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ डियर, राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका 48। ठीक है, 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लॉन्चेस फर्स्ट एबीडीएम माइक्रोसाइट इन विच स्टेट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस राज्य में पहला एबीडीएम माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया है? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर या फिर त्रिपुरा। तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। तो चले आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका मिजोरम, ऑप्शन ए इज राइट नाउ। Next is, when was the first ever International Day for People of African Descent observed by United Nations? संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? टाइम स्टार्ट नाउ। तो डियर बात करें राइट आंसर की, राइट आंसर हो जाएगा 31 अगस्त 2021। ठीक है, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आपका 31 अगस्त 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज चोकुआ राइस ग्रोन। चोकुआ चावल कहां उगाया जाता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर नागालैंड। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट आंसर करेंगे डियर। चोकुआ चावल की बात हो रही है, कहां उगाया जाता है? तो चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर आपका हो जाएगा असम, ऑप्शन ए इज राइट नाउ।
ठीक है, चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्विज के क्वेश्चन की तरफ, क्विज के आंसर की तरफ। देखते हैं लास्ट डे क्विज के क्वेश्चन का आंसर क्या था। तो ये राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कैनरा बैंक, ऑप्शन बी कैनरा बैंक। और आप में से बहुत सारे लोगों के राइट आंसर्स आए। तो चलिए बिल्कुल हम लोग चलेंगे अपने विनर्स की तरफ। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल सेशन एंड अप होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है डियर, ये लास्ट डे का हमारा क्वेश्चन था और राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी कैनरा बैंक हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अपने विनर की तरफ। तो विनर तो आप सभी हैं, लेकिन आज का रिकॉग्निशन किसे मिलने वाला है ये बिल्कुल हम देखेंगे। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपने फर्स्ट विनर की तरफ। तो आज के हमारे फर्स्ट विनर हैं सुरभि सिन्हा और श्यामोलिमा फुकन। बिल्कुल राइट आंसर इन्होंने किया और बहुत ही तेजी के साथ सबसे पहले आंसर हमें रिसीव हुआ है। आज के हमारे फर्स्ट विनर है सुरभि सिन्हा और श्यामोलिमा फुकन। कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छे। सेकंड विनर की तरफ चलते हैं। सेकंड विनर है सरिता मौर्य। बिल्कुल राइट आंसर किया है सरिता मौर्य। कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छे, वेल डन। क्लैपिंग करेंगे आप सभी बिल्कुल। नेक्स्ट इज हम चले थर्ड विनर की तरफ। थर्ड विनर में प्रिंस मिश्रा और लक्ष्मी नारायण आ रहे हैं। प्रिंस मिश्रा और लक्ष्मी नारायण, कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छे, वेल डन। वॉलंटियर की तरफ चलेंगे डियर। वॉलंटियर में रॉक स्टार के नाम से सानिया है। सानिया और शशांक जायसवाल हमारे वॉलंटियर हैं। कॉन्ग्रेट्स डियर, वेल डन, बहुत अच्छे, है ना। तो डियर बिल्कुल इसी तरह से आप भी रिकॉग्नाइज हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, और वॉलंटियर में आपका भी नाम आ सकता है। उसके लिए आपको किसका आंसर करना होगा, मेन कमेंट बॉक्स में सेशन एंड अप होते ही आपको राइट आंसर करना होगा। जो मेन कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करेगा सबसे पहले, वो हमारा उसे रिकॉग्निशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से चलते हैं हम अपने क्विज क्वेश्चन की तरफ। जो भी न्यू ईयर है वो भी आई होप समझ गए होंगे कि हमें कैसे क्विज के आंसर को करना है। मेन कमेंट बॉक्स में सेशन इंड अप होने के बाद आपको करना है, जिसका कमेंट हमें सबसे पहले रिसीव होगा वो हमारा कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्विज क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी तैयार होंगे। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए, तो ये रहा हमारा आज का क्विज क्वेश्चन। स्विगी लॉन्च्ड अ को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद विच बैंक? स्विगी ने किस बैंक के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी या फिर यूको बैंक। तो इंतजार करिए सेशन इंड अप होने का, और सेशन के इंड अप होते ही फटाफट से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करिए। जो राइट आंसर सबसे पहले करेगा उसे रिकॉग्निशन मिलेगा और उसके लिए हम सभी क्लैप करेंगे। ठीक है, तो चलिए डियर, आई होप आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने आज के सेशन को एंजॉय किया है तो फटाफट से जाकर लाइक करो भाई, कंजूसी नहीं करनी है लाइक करने में। फटाफट से लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, है ना। और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लो महिंद्राज ऑफिशियल को। ठीक है डियर, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.